बार फिर से स्वागत है आपका विशेष में। हम इस विशेष में देखना चाह रहे हैं कि बिहार में क्या है, यानी कि ये विशेष बिहार में काबा के नाम। बिहार की राजनीति में दूसरा नाम पीके यानी कि प्रशांत किशोर का है। राजनीति में अपने पैर जमाने निकले प्रशांत किशोर कई तरह के दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो अभी बस अलख जगा रहे हैं। बाबा हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं, प्रशांत किशोर अलग तरीके की अलख जगा रहे हैं। लोगों के मन में ये बात चल रही है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगभग सभी पार्टियों के साथ काम किया है, उनके लिए चुनाव में रणनीति बनाई है। प्रशांत किशोर ने खुद दावा किया है कि जब से वो रणनीति बना रहे हैं 10 सालों में 11 चुनाव उन्होंने लड़वाए हैं, इनमें से 10 में उन्होंने जीत हासिल की है। क्या बीजेपी, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, क्या तेलंगाना में तमाम दल केसीआर हो या केटीआर हो, यहाँ तक कि जगन मोहन रेड्डी, सभी को पीके ने अपनी समझबूझ के हिसाब से अपनी सलाहें दी हैं। उनकी कंपनी ने इन तमाम पार्टियों के लिए काम किया है। आजकल वे अपने सारे आइडिया खुद ही पर आजमा रहे हैं। उनकी राजनीति को विपक्ष ने रिसर्च पॉलिटिक्स करार दिया है, यानी कि आंकड़ों की राजनीति। पीके पदयात्राएं कर रहे हैं, जनता से संपर्क साध रहे हैं, उन मसलों को उठा रहे हैं जिन्हें मुख्य धारा के नेतागण भुला चुके हैं। मसलन शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। ये तमाम वो मसले हैं जो जनता की ज़रूरत हैं। ये अलग बात है कि सब कुछ पीके केवल बिहार में ही कर रहे हैं, बिहार के हद से वो बाहर नहीं जा रहे हैं, और इसलिए वो बार बार ये समझा रहे हैं सबको कि नीतीश इन मुद्दों को भुला चुके हैं। एक उदाहरण लीजिए कि बिहार की साक्षरता 61.8% है, जो कि देश में सबसे कम है। राज्य में अभी 38.2% लोग निरक्षर हैं। बच्चों को पढ़ने दिल्ली भेजा जाता है। ऐसे मुद्दों को उठाकर पीके नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशासन बाबू के लिए मुसीबत बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर पीके की मंशा क्या है ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। 2015 के चुनाव में गाया गया ये गीत नीतीश कुमार की राजनीति का सदाबहार गीत बन चुका है। इस गीत को नीतीश के चुनावी कैंपेन का हिस्सा का श्रेय चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर को जाता है। अब एक बार फिर बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर यानी पीके के नाम की चर्चा होने लगी है, और पीके का नाम पॉलिटिकल टेंट के रूप में नहीं आ रहा है। आज प्रशांत किशोर विपक्षी खेमे के नेता हैं, जो न अलग सियासी वजूद हैं बल्कि नीतीश पर भी निशाना साध रहे हैं। धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है, और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए, कुछ नहीं है। उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी, अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले? वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले? अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थाने के लिए चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब तक ये साफ नहीं किया
कि वे आने वाले समय में निश्चित तौर पर पार्टी बनाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये कि प्रशांत किशोर जिनके लिए रणनीति बना रहे थे, अब उन्हीं के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। इस पदयात्रा का बिहार के लोगों पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दूसरे राज्यों में इसको लेकर कुलबुलाहट बढ़ गई है। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। पीके बिहार में राजनीति करने से पहले बिहार को पूरी तरह समझने के दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार की गिरती हुई लोकप्रियता, अधूरे शासन संबंधी सुधार, खास करके युवाओं में हुआ असंतोष, ये राज्य में एक विकल्प की जरूरत पर जोर देती है। पिछले एक दशक में नीतीश कुमार की लोकप्रियता धीरे धीरे जा रही है। नीतीश को बिहार का पदयात्रा किंग माना जाता रहा है, लेकिन अब पीके ने जन सुराज शुरू की है। 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर हैं। इस दौरान पीके सरकार के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के सवाल खड़े किए हैं। बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहाँ नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम न दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहाँ लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा। अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अब आइए समझते हैं प्रशांत किशोर की सियासी रणनीति। बिहार में एक एक वोटर से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क साधा जा रहा है। बिहार के गांव में पीके की टीम लगी हुई है। ये राजनीति का पता नहीं है, लेकिन प्रशोर से जुड़े लोगों की टीम तैयार है। पीके ने हर जिले में एक कमेटी किया है। पीके बिहार की समस्याओं को चिन्हित कर उस पर काम कर रहे हैं। कई नौकरशाहों ने पीके के अभियान में अपनी आस्था जताकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उतर गए हैं। इसका सीधा असर इस विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। बिहार में जाति की राजनीति अन्य सभी मुद्दों पर हावी है। कुशल राजनीतिक रणनीतिकार किशोर बिहार में तेजस्वी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए सामाजिक, वित्तीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक मुद्दों को रोजगार, स्वच्छता का मसला उठा रहे हैं। किशोर में स्थानीय में प्रभावी ढंग से लोगों से संवाद करने की क्षमता है। विकास पर सवाल उठाकर पीके नीतीश पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में शासन बाबू को जवाब देना मुश्किल होगा। पूरे खेल में फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर और उनकी रिसर्च बेस्ड राजनीति तथ्यों को तो साफ सामने रखती है, लेकिन राजनीति की जातिगत समीकरण के चक्रव्यूह को तथ्यों और आदर्श की राजनीति कितना भेद पाती है, ये बड़ा सवाल है। वहीं पर यह सवाल भी है कि पीके की महत्वाकांक्षा क्या है, पीके का लक्ष्य क्या है। सभी के मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर पीके बिहार को ही अपना कर्मभूमि, जो कि उनकी जन्मभूमि भी है, क्यों बनाए हुए हैं। ये वही पीके हैं जो देश भर में घूमकर अन्य सभी पार्टियों को बड़ी मोटी रकम पर अपनी सलाह देते आए हैं। अचानक उनके मन में जन्मभूमि के लिए इतना प्यार क्यों, जबकि वहाँ पर बहुत जल्द इलेक्शन भी होने वाले हैं। खैर, एयर कंडीशन कैमरे में लैपटॉप पर ब्लूप्रिंट बनाना और हकीकत की दुनिया में उतरकर इसे लागू करना दो अलग अलग बात हैं।
दोनों ही बातों को शायद पीके भी समझते हैं, इसीलिए वो एक गमछा लपेटकर और चारों तरफ घूमते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी ही बातें कर रहे हैं। दूसरे को गुरु मंत्र देने वाले पीके अपनी रिसर्च राजनीति से सियासी पैठ कैसे बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प ज़रूर होगा। बहरहाल पीके जो बिहार के विकास से जुड़े सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब देना नीतीश को मुश्किल पड़ सकता है और यही बीजेपी चाहती भी है। लेकिन मुक्तिबोध ने जो प्रश्न बरसों पहले पूछा था और जिसका इस्तेमाल अक्सर दूसरों को कटघरे में खड़ा करने के लिए किया जाता रहा है, कि अब वो फिर से नए सिरे से पूछा जा रहा है कि पीके के मद्देनज़र। लेकिन इसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स का मतलब अब जाति ही हो चला है, ख़ासकर बिहार के संदर्भ में। हालांकि कर्नाटक भी इससे बहुत कुछ अलग नहीं रहा। आज किसी की जाति उसकी पॉलिटिक्स तय कर रही है। जाति ये तय कर रहा है कि आप किन विचारों के साथ खड़े होंगे और किन का साथ देंगे। यानी सवाल अब ये भी हो गया है कि आखिर पार्टनर की पॉलिटिक्स ही नहीं, पार्टनर की जाति भी जानी जाए। बिहार कैसे जाति सचेत समाज के लिए और भी मायने रखता है, यहाँ के सियासतदान खूब समझते हैं कि वोटर के जातिगत उन्माद को कैसे जागृत करना है। तभी तो हर जाति पर राजनीतिक लेबल लग चुका है। दलित किसे वोट देगा, महादलित किसे वोट देगा, कुर्मी का खास कौन है, कुशवाहा का रहनुमा कौन है, ये सब जग जाहिर है। लालू की ललक, नीतीश की पैठ, पासवान का पासा, कुशवाहा की कशिश इसी जातिगत जमीन पर आधारित है। आइए बिहार की जातिगत राजनीति पर एक नजर डालते हैं। बिहार की राजनीति जाति की राजनीति की कहानी है। बिहार में आजादी के बाद 20 वर्षों तक सवर्णों ने राज किया और पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह काबिज हुए, जो कि भूमिहार थे। 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक भूमिहार फिर कभी सत्ता के शिखर को हासिल नहीं कर सके। पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी भूमिहार और राजपूतों ने सुविधानुसार सत्ता हासिल की। श्री कृष्ण सिंह के समय ही अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे, जो कि एक राजपूत थे। भूमिहार और राजपूतों के बाद बारी ब्राह्मणों की आई, जिनका प्रतिनिधित्व विनोदानंद झा ने किया। वे करीब 2.5 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर बारी कायस्थों की, जो चल अचल संपत्ति के मामले में तो अन्य सवर्णों से कमतर, लेकिन बौद्धिक रूप से उनसे बहुत आगे थे। भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों को सत्ता से दूर करने में दलितों और पिछड़ों की बड़ी भागीदारी थी। कपूरी, ठाकुर, दलित और पिछड़े समाज की आवाज बन रहे थे और धीरे धीरे बिहार की सत्ता की कहानी जो भूमिहारों ने शुरू की थी, वे राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और पिछड़ों के बाद दलितों के हाथ में जा चुकी थी। बिहार में जातिगत सत्ता स्थानांतरण की मुख्य वजह थी। दलितों और पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता और सत्ताहीन सवर्णों की छटपटाहट। यहीं से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया था। उसके बाद बिहार की राजनीति में लालू यादव एक नई सोच और नए तेवर के साथ आए, जिनको नीतीश का साथ मिला और रामविलास पासवान का भी। तीनों जयप्रकाश नारायण के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन तीनों साथ नहीं रहे। कभी लड़े, कभी भिड़े और कभी सत्ता साझा की। बिहार की राजनीति समझने के लिए जाति को 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला दौर है आजादी से लेकर साल 1990 का दौर। दूसरा दौर है साल 1990 के बाद का दौर, यानी मंडल का दौर। आजादी के बाद के दौर में बिहार में ऊंची जातियों की तूती बोलती थी। हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ का सितारा चमक रहा था। बिहार की ऊंची जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत जैसी जातियां शामिल है। पिछड़ी जाति यादव, कोयरी और कुर्मी जैसी जातियां शामिल है। निम्न पिछड़े वर्ग में कुम्हार, तांती, धनुक और तेली जैसी जातियां आती है। 1990 के बाद की राजनीति में यादवों का दौर आया। बिहार की कुल आबादी में तकरीबन 11% आबादी यादव जाति की है। ये बिहार के समाज का सबसे बड़ा समूह है और साथ में सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है।
साल 1990 की राजनीति में इस जाति ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया और अभी भी इनका सामाजिक आधार मजबूत और इनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत हो रही है। कोयरी और कुर्मी जैसी पिछड़ी जातियों को बिहार में लवकुश समाज के तौर पर पुकारा जाता है। बिहार की कुल आबादी में ये जातियां 7.7% की हिस्सेदारी रखती है, लेकिन इनका दबदबा वैसा नहीं है जैसा यादवों का है। लेकिन यादव और लवकुश समाज ने मिलकर साल 1990 के बाद की पिछड़ी जातियों की राजनीति में जान फूंकी है। मुस्लिम आबादी पूरे राज्य की आबादी की तकरीबन 16.87% है। पूरे राज्य में इनका फैलाव नहीं है। बिहार के कुछ जिलों में ये बहुसंख्यक तौर पर मौजूद है। साल 1990 के बाद अगर मंडल की राजनीति का उभार हुआ तो बिहार के अलावा पूरे देश में कमंडल की राजनीति का उभार हुआ। बिहार में 15 वर्षों तक लालू यादव की और उसके बाद 10 वर्षों तक नीतीश कुमार की सरकार रही। ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आज चुनाव में जातिगत समीकरण बनाने के लिए दोनों की पार्टी एक साथ है और बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की राजनीति अभी तक जातीय वफादारी पर आधारित रही है। जब हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जातीय जनगणना करवाने की पहल कर रही थी तो इसके सियासी मतलब निकाले जाने लगे। बिहार में जातीय आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने तो फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं कांग्रेस भी जातीय गणना के पक्ष में सामने आई है। पिछली जनगणना के अनुसार बिहार में ओबीसी और एबीसी की हिस्सेदारी 55% थी। कई सर्वे में बाद में दावा किया गया कि 2011 के बाद इसकी प्रतिशतता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। जेडीयू और आरजेडी का दावा है कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 70% से अधिक हो चुकी है। 2024 में राजद और जेडीयू इसे भुनाना चाहते हैं, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन जिस बिहार में आज हिंदुत्व से जेडीयू आरजेडी डर रहे हैं, उसी बिहार में हिंदुत्व के जड़ काफ़ी पुराने हैं। आज़ादी से बहुत पहले हिंदुत्व के पैरोकार सियासी मंच पर दिखे थे। 1946 में बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य बिंदु हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान ही था। बिहार में हिंदू मुसलमान के बीच उर्दू विवाद, गोवध आंदोलन, मस्जिद के आगे संगीत, शुद्धि संगठन आदि मसले उस वक्त भी उठते रहे। बिहार में 1946 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरुद्ध 3 पार्टी जमायत उल उलमा हिंद, जमायत उल मोमिन और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ गठबंधन किया। ये तो इतिहास की कुछ झलकियां रहीं, जिससे कि साफ होता है कि बिहार में सांप्रदायिक राजनीति का उदय हाल में बीजेपी के साथ नहीं हुआ। आइए बिहार में हिंदुत्व और सांप्रदायिक सियासत पर नजर डालते हैं। और भारत पाकिस्तान ही था। कांग्रेस ने 59 और लीग ने 30 सीटें जीती। उर्दू को न्यायालय की भाषा बनाया गया। कुछ इस तरह उस वक्त से ही मुस्लिम वोट की गोलबंदी आरंभ हो गई थी। 1920 में कांग्रेस के सदस्यगण हिंदू महासभा के भी सदस्य बन जाते थे। 1922 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि उन्हें हिंदू महासभा की गतिविधियों में भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1925 में मुजफ्फरपुर में बिहार प्रदेश हिंदू महासभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1930 तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हिंदू महासभा में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पूना पैक्ट के बाद दलितों और पिछड़ी जातियों के छुआछूत और मंदिर प्रवेश के मुद्दे कांग्रेस राजनीति की प्राथमिकता में आ गए। 1937 से 1939 में बिहार में दलित वर्ग संघ और हरिजन सेवक संघ आदि का गठन हुआ। उस समय हिंदू मुसलमान के बीच उर्दू विवाद, गोवध आंदोलन, मस्जिद के आगे संगीत, शुद्धि संगठन, तबलीग तंजीम आंदोलन,
1938 में भागलपुर में दंगा हो गया। इसी वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार दौरा हुआ। वे गया भी आए और मुसलमानों से आह्वान किया कि शत्रु पहचाने और आंदोलन के लिए तैयार रहें। मई 1939 में गया में हुए दंगों का कारण जिन्ना का भाषण ही था। 1939 में बिहार प्रदेश हिंदू महासभा का 8वां सम्मेलन मुंगेर में हुआ, जिसमें वीडी सावरकर आए थे। जनवरी 1939 वंदे मातरम का उद्घोष सिर्फ राष्ट्रीयता का नारा ही नहीं रह गया था। 1927 में देवबंद में गठित मुस्लिम लीग का संगठन तबलीगी आंदोलन के साथ मुसलमानों ने सुरक्षा का अलग इंतजाम शुरू किया। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स की कटिहार, पूर्णिया और साहिबगंज में ट्रेनिंग आरंभ हुई। आजाद हिंद फौज दल, खाकसार, हिंदुस्तान नेशनल गार्ड्स आदि के नाम से भी सुरक्षा दल बने। एस मजहर इमाम की सक्रियता ऐसे दलों में बढ़ती गई। बिहार में 1946 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग हिंदुत्व की राजनीति बिहार में आज दोबारा सांस ले रही है। कल तक सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू मुस्लिम राजनीति की झलक देखने को मिलती रही है और इससे पहले आडवाणी की रथ यात्रा ने धार्मिक उन्माद को बढ़ाया और हिंदुत्व राजनीति को एक नई धारा और धार दी थी। पिछले 3 दशक से नीतीश लालू की जोड़ी ने जातिगत सियासत से अपने पैठ को बनाए रखा और हिंदुत्व के धार को कुंद करके रखा। अब बीजेपी हिंदुत्व की भुलाई हुई राग को फिर से बिहार में आवाज़ देने की कोशिश में है ताकि वापस वही जादू जगाया जा सके जो आडवाणी जगा पाए थे। लेकिन बाबा बागेश्वर की हम बात करें तो वो एक नाम भर हैं। उनके भगवा बोल के पीछे लंबी चौड़ी और सोची समझी सियासत है। पीके की एकला चलो राग के कुछ और ही मायने हैं। ऐसे में नीतीश सरकार घिरी सी महसूस तो ज़रूर कर रही है, लेकिन इसके भी कई काट सोचे जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पाटलिपुत्र दौरे के दौरान जो तीखी बयानबाजी जेडीयू और आरजेडी की तरफ से हुई है, वे दोनों ही पार्टी की मनोदशा को बखूबी दर्शाता है। बीजेपी नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के बाद खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। रामचरितमानस पर आरजेडी नेता का विवादित बयान हो या जेडीयू नेता का बजरंग दल को बैन करने की बात, बीजेपी जोरदार तरीके से इसे काउंटर कर रही है और इससे ये भी साफ हो गया है कि इस बार के चुनाव में राम नहीं बजरंग बली हनुमान होंगे और वही नैया पार लगाएंगे। लेकिन इससे आगे एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जो बातें बीजेपी खुले तौर पर नहीं कह सकती है, वो अपने प्रतिनिधियों से करवाने की कोशिश कर रही है। बाबा बागेश्वर धाम जाने अनजाने बीजेपी के प्रतिनिधि बन गए हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा में मिल सकता है। धर्म, जाति और विकास में से कौन सी राजनीति जनता को रास आएगी, देखना दिलचस्प होगा और तभी समझ में आएगा कि आखिर बिहार में काबा। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।